नमस्कार आप सभी को। क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 21 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। एक तरफ़ा प्यार की हम अक्सर कई कहानियाँ सुनते हैं और एक तरफ़ा प्यार जो होता है ये बड़ी ही खतरनाक चीज़ होती है। अगर किसी इंसान के दिल और दिमाग पर हावी हो जाती है तो ये चीज़ उस इंसान से कुछ भी करा सकती है, कोई भी हद पार करा सकता है एक तरफ़ा प्यार किसी भी इंसान से। और आज की जो सच्ची घटना, जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये भी एक तरह से एक तरफ़ा प्यार के ही इर्द-गिर्द घूमती रहती है। एक तरफ़ा प्यार की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। कहानी है दोस्तों ये पश्चिम दिल्ली की। पश्चिम दिल्ली में एक इलाका है वृंदापुर नाम से। वृंदापुर इलाके में एक फैमिली रहती थी। 2011 की ये बात है। 2011 में उस फैमिली में पति पत्नी थे और उनका एक लड़का था जिसका नाम था नवीन। घर पर उसका नाम मोनू था लेकिन हम उसको नवीन के नाम से ही जानेंगे। 2011 का साल था। 2011 में नवीन के घर वालों ने फैसला किया कि अब नवीन काफ़ी बड़ा हो गया है, नवीन की शादी की उम्र हो गई है, तो क्यों ना अब नवीन की शादी कर दी जाए। तो वो इधर उधर देखते हैं काफ़ी सारे रिश्ते और कुछ दिनों के बाद में एक लड़की उन्हें पसंद आती है जो कि वृंदापुर जहाँ पर वो अब रह रहे थे वहाँ से करीब 90 किलोमीटर दूर एक इलाका है ईसापुर। ईसापुर इलाके में एक रेणु नाम की लड़की पसंद आती है और जो रेणु के घर वाले थे उनको भी नवीन पसंद था। इनका दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। कुछ दिनों बाद में इन दोनों की शादी हो गई बड़ी धूमधाम से, लाड प्यार से। जो रेणु के पिताजी थे श्री हरेंद्र जी, उन्होंने भी अपनी बेटी की धूमधाम से शादी की क्योंकि ये पहली शादी थी उनके घर में। और 3 बेटियां थी, 3 बहनें हैं रेणु के और रेणु सबसे बड़ी बहन। तो पहली शादी थी तो काफ़ी धूमधाम से रेणु की शादी की। और जब इन दोनों की शादी हुई, रेणु और नवीन की जब शादी हुई, तो उस शादी में नवीन के चाचे का लड़का यानी कि नवीन का चचेरा लड़का भी शामिल हुआ था। उसका नाम था रवि। रवि भी उस शादी में शामिल था। और उस शादी के दौरान रवि की मुलाकात होती है रेणु की बहन से जिसका नाम था बेबी। जब रवि ने रेणु की बहन को पहली बार देखा शादी में, जब पहली बार मुलाकात हुई दोनों की, तो पहली नज़र में ही रवि को उससे प्यार हो चुका था। वो उसे मन ही मन में बहुत ज़्यादा चाहने लगा था। उसके प्रति प्यार बढ़ता ही जा रहा था लेकिन अभी तक उसने किसी को बताया नहीं था। खैर कुछ दिन बीतते हैं, अभी तक रवि ने किसी को भी नहीं बताया था। जो उसके मन में था वो फिलहाल उसके मन में ही था। कुछ दिन बीतते हैं। शादी के बाद में जो नवीन था और जो रेणु थी ये दोनों अलग रहने लगते हैं। एक किराए के मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। जो किराए का मकान था वो 3 मंजिला किराए का मकान था जिसमें सबसे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो रेणु और नवीन रहा करते थे, उसके निचले फ्लोर पर जो मकान मालिक और उनकी फैमिली रहा करती थी। अब एक रोज़ शादी के काफ़ी टाइम बाद में नवीन का चचेरा लड़का रवि उनके घर आता है। रवि अपने भैया भाभी से मिलने उनके घर आता है उस किराए के मकान पर। वहाँ पर आने के बाद में वो कुछ देर बैठते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ देर बाद में जो रवि था वो अपनी भैया भाभी से यानी कि नवीन और रेणु से एक बात पूछता है। वो कहता है कि वो अपनी भाभी से कहता है, रेणु को कहता है कि मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, बेबी से बहुत प्यार करता हूँ और आप मेरी शादी करा दीजिए उससे। ये जब बात उस के भैया भाभी ने सुनी, उन्होंने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया इस बात के लिए, कुछ भी कहा नहीं इस बात के लिए। वो बस इस बात को टालते गए। उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर इन दोनों की शादी के बारे में कुछ भी बात नहीं की। फिलहाल उन्होंने बात को टाल दिया। कुछ दिन बीतते हैं। उसके बाद कई बार रवि ने अपने भैया भाभी से और कई बार पूछा तो उन्होंने सीधा मना कर दिया। उन्होंने कहा हम आपकी शादी बेबी से नहीं कराएंगे। रेणु से पूछा था और रेणु मन ही मन में सोच रही थी कि अगर हम इनकी शादी करा भी दें तो, क्योंकि जो रवि था वो बेरोज़गार था, कोई भी रोज़गार नहीं था उसके पास, कोई भी 2 पैसे नहीं आते थे उसके पास, तो शादी के बाद में वो उसको कहाँ पर रखेगा, क्या खिलाएगा पिलाएगा, खुश तो कहाँ ही रख पाएगा। तो उन्होंने शादी के लिए एकदम साफ इनकार कर दिया। अच्छा, जब रवि ने सुनी कि अब वो साफ मना कर रहे हैं तो रवि ने फैसला किया कि अब वो और किसी से नहीं पूछेगा, वो सीधा जाकर बेबी से ही बात करेगा और उससे ही पूछेगा शादी के लिए। अच्छा, वो घर पर जाकर तो पूछ नहीं सकता था, तो रवि काफ़ी दिनों तक इंतज़ार करता है कि उसको बेबी कहीं बाहर गलियों के अंदर मिले कॉलेज जाते टाइम। तो काफ़ी दिनों के बाद में एक रोज़ रवि की मुलाकात बेबी से होती है। जब
रवि बेबी से पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, एक तरह से उसे प्रपोज करता है, तो बेबी मना कर देती है, शादी के लिए वो हाँ नहीं करती है। अब यहाँ पर रवि को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो करता कुछ भी नहीं है। उसके बाद में लगभग 1 साल बीत जाता है। 1 साल बाद में साल आता है 2012 सितंबर का महीना। अच्छा, अब तक जो रेणु और जो नवीन थे वो आपस में बहुत खुश थे, हंसी खुशी अपना रह रहे थे दोनों उसी मकान के अंदर। सितंबर का महीना साल 2012, अचानक से रवि, नवीन का चचेरा लड़का, उनके घर आता है और इस बार वो 3-4 दिन यहाँ पर रहने वाला था, यानी कि 3-4 दिन का सामान वो अपने साथ लेकर आया था। 1-2 दिन वहाँ पर रहता है। फिर तारीख आती है 3 सितंबर 2012। सुबह के तकरीबन 10 बजे थे और जो रवि की भाभी थी वो कहीं बाहर अपने कुछ काम से गई हुई थी और रवि जो था वो अपने भैया भाभी के कमरे में उनके बेड पर बैठा था। अब जब भाभी वापस घर पर लौटी, अपना जो भी काम था उनका वो निपटा कर, तो घर पर लौटते ही रवि ने अपनी भाभी से पूछा कि एक बार फिर से पूछा, बहुत बार पूछ चुका था और एक बार फिर से पूछा कि क्या आप मेरी शादी बेबी से कराओगे। भाभी ने हर बार की तरह साफ इनकार कर दिया। इतने में रवि ने पिस्टल निकाली, उसके पास एक बंदूक थी, उसने पिस्टल निकाली और निकाल कर सीधा अपनी भाभी की तरफ यानी कि रेणु की तरफ उस पिस्टल को तान दिया और पिस्टल की नोक पर एक बार फिर से पूछा, क्या आप मेरी शादी बेबी से कराओगे। लेकिन इस बार भी रेणु ने मना कर दिया। तो जैसे ही उसने मना करा, रवि ने गोली मार दी उसको। गोली मारने के बाद में मौका वारदात पर रेणु की मौत हो गई। अच्छा, अब जब गोली चलती है तो गोली की बहुत आवाज़ आती है और क्योंकि वो घर के अंदर गोली चलाई थी तो घर के अंदर आवाज़ काफ़ी गूंजी। जब वो गूंजती आवाज़ नीचे रह रहे मकान मालिक के घर में गई तो उस वक्त मकान मालिक के घर पर मकान मालिक की पत्नी शीला और उसका बेटा मौजूद था। तो जब शीला ने आवाज़ सुनी इतनी ज़ोर से, तो शीला ऊपर आई सीढ़ियों से होते हुए। जब वो ऊपर आई और उसने ये मंजर देखा कि रवि के हाथ में बंदूक है, रेणु नीचे पड़ी है और उस खून निकल रहा है उसकी शरीर में से, वो समझ चुकी थी कि यहाँ पर क्या हुआ है। वो तुरंत दबे पांव वापस अपना मुंह करती है सीढ़ियों की तरफ। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ती है, इतने में पीछे से रवि उसके ऊपर गोली चला देता है। रवि को कुछ समझ में नहीं आया था, सब कुछ जल्दी जल्दी में हो रहा था। रवि ने सोचा कि अगर ये नीचे चली गई और इसने किसी को बता दिया तो सब कुछ पर्दाफाश हो जाएगा। तो रवि ने बिना कुछ सोचे समझे जो शीला थी, जो मकान मालिक की पत्नी थी, उसके ऊपर भी गोली चला दी। लगभग तीन गोलियां मारी। अच्छा, अब जब फिर से 3 जोर की गोलियों की आवाज़ सुनी, 3 बड़ी बड़ी आवाज़ें सुनी, तो मकान मालकिन का जो बेटा था वो ऊपर दौड़ता हुआ आता है। वो देखता है कि उसकी माँ नीचे है, साथ में रेणु भी नीचे लेटी हुई है और रवि के हाथ में बंदूक है। वो एकदम सन्न रह जाता है। लेकिन इस बार जो रवि था वो गोली नहीं चलाता है। रवि इस बार था वहाँ से भागने की प्लानिंग में। वो रवि सीढ़ियों से होते हुए नीचे जा रहा था। तो रवि ने इस बार गोली नहीं चलाई, बल्कि जो बेटा था मकान मालकिन का उसको डराया धमकाया कि तू किसी को बताएगा नहीं कि मैंने इनको मारा है। उसे डरा धमका कर उसने भी कहा नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसको डरा धमका कर रवि नीचे खड़ी एक सेंट्रो कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। अब वो सेंट्रो कार से लगभग 1 किलोमीटर दूर जाता है उस घर से। 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद में वो सेंट्रो कार को सड़क के किनारे लगाता है और लिफ्ट मांगने लगता है। एक बाइक वाला रोकता है लिफ्ट के लिए, लेकिन जैसे ही वो बाइक वाला बाइक रोकता है, रवि बंदूक की नोक पर उससे वो बाइक छीन लेता है। वो बाइक छीन कर रवि बाइक इसके ऊपर बैठता है और सीधा ईसापुर के लिए रवाना हो जाता है, जहाँ पर वो लड़की रहती थी बेबी नाम की, और जिसके प्यार में रवि पागल हो रहा था, जिसके प्यार में अभी तक वो 2 कत्ल कर चुका था। जब तक वो वहाँ पर जा रहा था, जो पीछे उसने जो कांड किया था उसकी खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। जो इकलौता चश्मदीद था मकान मालकिन का बेटा, उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस मौका वारदात पर वहाँ पर पहुँच गई थी और पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी थी। जो चश्मदीद था
मकान मालकिन का बेटा, उससे पूछताछ चल रही थी। और बाद में रेणु के घर वालों तक को भी फ़ोन कर दिया था, रेणु के पापा को फ़ोन कर दिया था कि भाई आपकी बेटी की मौत हो चुकी है गोली लगने से। और जो रवि के, जो नवीन के मम्मी पापा थे, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया था। लगभग 1.5 घंटा बीत चुका था इस वारदात को। 1.5 घंटे बाद 90 किलोमीटर दूर ईसापुर गांव में, जहाँ पर वो लड़की रहती थी, वहाँ पर रवि पहुँच जाता है। अब ईसापुर गांव में जब वो उस लड़की के घर के सामने पहुँचता है तो वहाँ पर उस लड़की के पापा बाहर ही थे। वो अपना सामान पैक कर रहे थे क्योंकि उनको दिल्ली जाना था, क्योंकि उनके पास खबर पहुँच चुकी थी कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। और वो रवि को जानते भी थे क्योंकि रवि कई बार नवीन के साथ वहाँ पर आता जाता भाभी को लेने छोड़ने, तो वो नवीन को जानते थे, नवीन उनको जानता था। सबसे पहले वो सामने मिल गए थे, घर के सामने मिल गए थे। तो रवि बाइक से उतरते ही रेणु के पापा या फिर बेबी के पापा से पूछता है सीधे कि क्या आप मेरी शादी अपनी बेबी से कराओगे। जब ये बात रेणु के पापा या फिर बेबी के पापा ने सुनी तो उनका खून खोल उठा। उन्होंने कहा कि एक तरफ खबर आई है कि किसी ने मेरी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी, और तुम मुझे अब पूछ रहे हो कि क्या आप मेरी शादी अपनी लड़की बेबी से कराओगे। तुम्हारा दिमाग खराब है, डराते धमकाते हैं। अब यहाँ पर ना ही था हाँ कि कहीं दूर दूर तक गुंजाइश नहीं थी। रवि फिर से बंदूक निकालता है और उस लड़की के पिता के ऊपर भी गोलियां बरसा देता है, और उनकी भी मौका वारदात पर वहाँ पर मौत हो जाती है। और वहीं पर घर के अंदर खड़ी बेबी सब कुछ देख रही थी, जो भी कुछ चल रहा था। रवि दौड़कर बेबी की तरफ जाता है और उसको पकड़कर एक कमरे में ले जाता है। कमरे का दरवाज़ा कर लेता है बंद। अब एक बार पहले पूछ चुका था रवि बेबी को कि क्या तुम मुझे शादी करोगे, उस वक्त उसने ना करा था। एक बार फिर से रवि बेबी से पूछता है बंदूक की नोक पर, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब उसने अभी भी ना करा। तो उसने जैसे ही ना बोला तो जिसके प्यार में अभी तक वो 3 कत्ल कर चुका था, उसको भी वो गोलियों से छल्ली कर देता है। जिसके प्यार में वो पागल था, उसको भी वो गोली मार देता है। वो दोनों एक कमरे में थे। बाहर क्योंकि एक लाश थी, और जब गोलियां चलने की आवाज़ सुनी तो वो एक गांव ही था, तो गांव के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था, पुलिस भी वहाँ पर आ चुकी थी। लगभग 2-3 घंटे वो उस कमरे के अंदर दोनों बंद रहते हैं। 2-3 घंटे बाद पुलिस ने उस कमरे को चारों तरफ से घेर लिया था। उस कमरे को चारों तरफ से घेरने के बाद में पुलिस ने अनाउंसमेंट की कि रवि, अब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, तुम सरेंडर कर दो। पुलिस ने 2-3 बार अनाउंसमेंट की, लेकिन अंदर से, कमरे के अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। तो जब कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, तब पुलिस ने फैसला किया कि वो अब उस कमरे के अंदर घुसेंगे। तो पुलिस ने गेट तोड़ा और वो कमरे के अंदर गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक तरफ बेबी की लाश लहूलुहान हुई पड़ी है, और उसी के पास रवि की लाश पड़ी है। रवि ने पहले बेबी को गोली मारी, और बेबी को गोली मारने के बाद में जैसे भी वो घबरा गया या फिर प्यार में, जैसा भी समझ लीजिए, उसने अपने आप को भी सर पर गोली मार ली। अभी यहाँ तक रवि 4 कत्ल कर चुका था, और लास्ट में वो खुद भी मर गया। अब पुलिस ने लाश को कस्टडी में ले लिया, FIR वगैरह लॉन्च कर दी। लेकिन अब यहाँ पर एक दूसरा सवाल सामने आया, और ये सवाल सबसे अजीबोगरीब, कि इतना मामला हो गया, 5-5 हत्या हो गई, लेकिन अभी तक नवीन का कुछ अता पता नहीं। नवीन को किसी ने नहीं देखा। नवीन कहाँ है? थोड़ी बहुत पूछताछ की, कहीं पर किसी को भी नवीन की कोई एक भनक तक नहीं। फिर लोगों के दिमाग में आया कि कहीं ये नवीन के साथ, रवि के साथ नवीन मिला हुआ तो नहीं था, दोनों चचेरे भाई आपस में मिले हुए तो नहीं थे, कहीं दोनों की सोची समझी मिली भगत तो नहीं थी। अलग अलग थॉट्स लोगों के दिमाग में आ रहे थे। और दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर भी लोगों का, पब्लिक का प्रेशर बढ़ रहा था, क्योंकि पब्लिक बोल रही थी कि आप कर क्या रहे हो, अभी तक 5 कत्ल हो चुके हैं और आपने क्या किया है, आपने कुछ नहीं किया। एक अभी भी फरार है, एक अभी भी एक गुमशुदा है, उसका भी आप पता नहीं लगा पा रहे हैं। लगभग 2-3 दिन उस बात को बीत चुके थे। अब पुलिस के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था। तो लगभग रात के 11 बजे थे।
पुलिस के आला अफसर ने एक बार फिर से फैसला किया कि जहाँ पर रेणु की मौत हुई, नवीन और रेणु के घर पर, वहाँ पर फिर से पुलिस जाएगी और वहाँ की तलाशी लेगी, वहाँ पर कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। तो पुलिस के आला अफसर और उनकी एक फोरेंसिक टीम वहाँ पर उस कमरे में पहुँचती है। कमरे में पहुँचने के बाद में कुछ देर वो इधर उधर थोड़ी बहुत तलाश करते हैं, कुछ फिंगरप्रिंट्स वगैरह इकट्ठा करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उनकी नज़र जाती है उस कमरे में जो बेड डला हुआ था उसके ऊपर। अब बेड में आजकल कई सारे ऐसे बेड होते हैं जिनमें स्टोरेज स्पेस होता है, बॉक्स बेड उन्हें बोलते हैं। तो बॉक्स बेड को खोलने का फैसला किया पुलिस ने, और जब उस बेड को खोला तो उसके अंदर से एक लाश निकली, लहूलुहान, पूरी खून में लथपथ। और जब गौर से देखा तो वो लाश और किसी की नहीं बल्कि नवीन की ही थी। अब यहाँ पर हुआ कुछ यूं कि जब रवि की भाभी बाहर से घर पर आई थी और जब रवि उस बेड के ऊपर बैठा था, ये सीन होने से पहले ही रवि ने नवीन से पूछा था, क्या आप मेरी शादी बेबी से कराओगे, और उसने मना कर दिया होगा। और उस वक्त रवि ने अपने चचेरे भाई नवीन को वहीं पर गोली मार दी। गोली मारने के बाद में उसने नवीन की बॉडी को उसी बेड के अंदर डाल दिया और बाद में उसी बेड के ऊपर वो बैठ गया था। तो एक तरफा प्यार ने रवि से यहाँ तक 5 कत्ल करा दिए थे और 6ठा कत्ल उसने अपने आप का किया, खुद का किया, खुदकुशी की। यही होते हैं दोस्तों एक तरफा प्यार की करामात। बहुत बुरी चीज़ है। कैसी लगी आपको कहानी ज़रूर कमेंट्स में बताना, और अगर आपको और कोई दूसरी कहानी सुननी है उसका नाम लिखना, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा अगर आपकी कोई फरमाइश है तो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे कल किसी और नई एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।